हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्चुअली पढ़ना कैसे है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रीसियस पार्ट है। बिकॉज केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पर हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कई हद तक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है। तो बच्चों को लगता है कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अवॉइड करना है, केमिकल रिएक्शंस कैसे याद करनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी ऑफ वेस्ट सीखना होगा। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम अपने 12th सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन आता है। उसके बाद अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, बायोमोलिक्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे पार्ट यहाँ पे आते हैं। तो पहले मैं सारे बच्चों को एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अपने माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं लेके आना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने सारे चैप्टर आपको डिस्कस करने हैं, मतलब इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हमेशा याद रखो कि सर ने कहा था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही होती है, मतलब उसका कोई बाइफरगेशन नहीं होता। बिल्कुल जैसे कि अगर हम एक सिंपल तौर पर बात करते हैं, जैसे कि हम अगर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो भी फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन फॉर्मूलों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले अलग हैं, सॉल्यूशन के अलग हैं। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ सकते हैं, और सॉल्यूशन नहीं पढ़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे बेकार फंडा ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिशिएंसी फील करोगे, लेक ऑफ नॉलेज फील करोगे। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होगा कि आपने पीछे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है सबसे बेसिक पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी। तो पहले बच्चे को जीओसी आना चाहिए। जीओसी के बाद जो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन और अल्काइन और बेंजीन आता है वो पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे हेलो एल्केन हेलो एरीन पे आ सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया हुआ है कि 11th का जो बेसिक्स था ना, उन बेसिक्स को पहले कवर अप करेंगे, और बेसिक्स को कवर अप करने के बाद तब हम यहाँ पे 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं हमेशा यही बोलते रहूँगा कि ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वन, यानी कि आज पढ़ाया गया लेक्चर जो है वो हमेशा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम देने वाला है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आज पढ़ा हुआ है तो ये आज के लेक्चर के लिए है और आगे किसी चैप्टर में या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वो यूज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पार्ट आपने पढ़ा हुआ वो हमेशा यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली स्टार्टिंग जो करनी है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है ना। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो बेसिक करने के लिए पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ, हम यहाँ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमने उसके मैकेनिज्म के पार्ट बना दिए हैं। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म नंबर 1, मैकेनिज्म नंबर 2 और मैकेनिज्म नंबर 3, जहाँ पे हम बहुत सारे अपने जो बेसिक्स होते हैं उन बेसिक्स को क्लियर करेंगे। और जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना बेटा, यकीन मानो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर ही नहीं सकते। तो पहले जैसे कि आपको पता है कि जीओसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, सभी को पता है ना, जीओसी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जीओसी के बारे में जब तक आपको नहीं आता होगा तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। तो हम वही चीज़ यहाँ करने वाले हैं कि पूरा जीओसी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी जितना भी पॉसिबल हो सकेगा जो हमारे यूज़फुल का है वो हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमने एक पार्ट स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 को हम यहाँ पे कहेंगे ORM1। तो बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं ORM1, ये हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करते हैं बेटा। ORM1 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप लोग यहाँ पे बने रहेंगे। तो देखो बेटा, बहुत टाइम लगा ये सोचने में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से की जाए। मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे डिस्कस करने के लिए पहली क्लास में कि टॉपिक को कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं इतने सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये लगा कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो केमिस्ट्री का एस्पायरेंट है, और जब वो प्रिपरेशन करता है तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जब वो केमिस्ट्री पढ़ लेता है, सारे एग्ज़ाम दे लेता है, लेकिन एक्चुअली में उसे यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअली वे टू राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन को राइट करने का एक्चुअल वे क्या होता है। यानी कि ना तो टीचर्स ध्यान देते हैं और ना ही स्टूडेंट ध्यान देता है। वो डायरेक्टली वो क्या समझता है कि एक दो चीज़ों पर ध्यान उसका फोकस होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में हमारे प्रोडक्ट होते हैं। बस उसे इतना याद रहता है कि रिएक्टेंट लेने होते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने होते हैं। लेकिन बेटा ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। तो हम यहाँ पहले यही सीखेंगे कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा याद रखो कि एक केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन जो लिखते हैं हम सभी, उसके लिखने का एक्चुअल वे क्या है। अगर उस वे में अगर आप कोई भी चीज़ स्किप करते हो या कोई भी चीज़ छोड़ते हो तो डेफिनेटली ये समझ लो कि आपकी केमिकल रिएक्शन यानी कि इक्वेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट होता है केमिकल इक्वेशन में आपको मेंशन करना होता है अबाउट द रिएक्टेंट, है ना। यानी कि सबसे पहले आपको रिएक्टेंट लिखना होता है। अब अगर हम यहाँ बात करेंगे रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, तो आप इसके बारे में कहोगे कि ये जो है वो कोई भी यहाँ पे कंपाउंड हो सकता है। एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो सकता है विच अबाउट स्टडी। यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसे स्टडी के लिए रखा गया है वो हमारे लिए रिएक्टेंट कहलाता है। मान लो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के अबाउट में आप स्टडी कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि वो आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है। मान लो कि आप क्लोरोफॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे हो तो क्लोरोफॉर्म आपके लिए रिएक्टेंट हो गया। आप एसिटिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो वो आपका रिएक्टेंट हो गया। मतलब रिएक्टेंट जो हम मेंशन करते हैं तो रिएक्टेंट का मतलब हो गया कि एनी कंपाउंड विच इज़ गोइंग टू अबाउट द स्टडी, जिसे पढ़ने के लिए लिया गया है, जिसे मेन को टॉपिक माना गया है, उसी को हम कहते हैं रिएक्टेंट या फिर अपना क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। अब दूसरी बात यहाँ पे होती है कि अब हम उस कंपाउंड की रिएक्शन किस कंपाउंड के साथ करा रहे हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड है, अब एसिटिक एसिड की रिएक्शन किस कंपाउंड के साथ करा रहे हो, उस कंपाउंड को यहाँ पे क्या कहा जाता है, रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, रिएजेंट कहा जाता है। तो यानी कि रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट का काम होता है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को अटैक करना। यानी कि जब हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड से कराते हैं और वो कंपाउंड जब सबस्ट्रेट को यहाँ पे अटैक करता है तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग या ऐसे कंपाउंड को हम यहाँ पे रिएजेंट कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, आपका जो रिएजेंट होता है, इस रिएजेंट के दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो मेन पार्ट होते हैं? एक पार्ट जो होता है बेटा वो होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल आपका पहला रिएजेंट है और दूसरा जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बेटा याद रखना होगा, हमारे दो रिएजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये रिएजेंट क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो दिया जाता है उस मॉलिक्यूल को अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद वहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो साइन जो होता है, साइन को तो आप सभी जानते होंगे, ये साइन जो होता है वो गिव्स आउट कहलाता है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि किसी रिएक्शन में आपने कोई सॉल्वेंट यूज़ किया है तो सॉल्वेंट को गिव्स आउट के ऊपर मेंशन करना चाहिए। अगर आप सॉल्वेंट मेंशन नहीं करते हैं, यानी कि मान लो कि आपने रिएक्शन को इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट मेंशन करना ही होगा अगर आपने इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए कोई भी सॉल्वेंट यूज़ किया है तो। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आता है कि कंडीशंस की बात करते हैं। रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे कि मान लो कि आपने रिएक्शन को कराने के लिए कोई टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ किया है तो आप टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करें। हो सकता है कि रिएक्शन को कराने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रेशर लिया गया था तो आप यहाँ पे प्रेशर मेंशन करें। हो सकता है कि रिएक्शन को कराने के लिए आपने यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट लिया था तो वो यहाँ मेंशन करो। हो सकता है कि यहाँ पे रिएक्शन को कराने के लिए आपने कुछ यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे एडिटिव जो भी रिएजेंट होगा या एडिटिव पार्ट जो होगा उसे यहाँ पे लिखो। हो सकता है कि रिएक्शन को कराने के लिए आपने कुछ यहाँ पे एलिमिनेट किया है या फिर यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट या फिर एलिमिनेट जो पार्ट है उसे यहाँ पे मेंशन करो। आपने कुछ भी एलिमिनेट किया हुआ है या आपने कोई सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन करो। या मान लो कि रिएक्शन को कराने के लिए कोई एक पर्टिकुलर लॉ आपने यूज़ किया, जैसे कि सिरजेफ रूल या मार्कोनिकॉव रूल या आपने कुछ भी अगर यहाँ पे किया हुआ है तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस में वो मेंशन होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि गिव्स आउट जो लगा होता है वो सिर्फ इक्वल का साइन नहीं होता, वो इसलिए भी होता है कि आप चाहो तो यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने के लिए जो भी कंडीशंस आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं, अगर आपने कोई सॉल्वेंट यूज़ किया है तो उसे सॉल्वेंट मेंशन करो। अगर कोई कंडीशन है जैसे कि टेम्परेचर मतलब हीटिंग देने के बाद हो रहा है या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है रिएक्शन या किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रही है या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है या फिर कोई एक एडिटिव पार्ट है या फिर सब्ट्रैक्टेड और एलिमिनेटिंग पार्ट है या फिर कोई एक लॉ है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी।
इतना सब कुछ करने के बाद जो कंपाउंड बन के आता है फाइनली, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपको ये फॉर्मेट आपको हमेशा के लिए याद रखना है, यानी कि मान लो कि जब आप एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे थे और आपने केमिकल इक्वेशन में केवल रिएक्टेंट मेंशन कर दिया और रिएजेंट मेंशन कर दिया, करेक्ट है वो, और अगर प्रोडक्ट भी मेंशन किया हुआ है और आपने गिब्स आउट के ऊपर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, डेफिनेटली ये समझ लो कि आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, वो हो ही नहीं सकती बेटा। सो दिस इज द आइडियल फॉर्मेट टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को लिखने का सबसे आइडियल जो वे होता है वो ये वाला होता है। क्लियर है बेटो? तो ध्यान रखना है कि कभी भी किसी इक्वेशन को लिखा जाएगा तो केवल आर गिव्स आउट पी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आर यानी कि रिएक्टेंट सबस्ट्रेट लिखो, फिर उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, रिएजेंट लिखो, कोई सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट को वहाँ पे बताओ, अगर कोई कंडीशन है रिएक्शन कंडीशन तो वो बताओ। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है? अब आगे हम समझेंगे कि यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्वेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो आज का टॉपिक है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंट के बारे में बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सॉल्वेंट जो होते हैं बेसिकली जो है वो दो तरह के होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले जो सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है बेटा? पहले जो सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उनके लिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कैसा होता है? 0। और दूसरे सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होते हैं। कौन से होते हैं? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है? तो हमने समझा कि हमारे जो सॉल्वेंट हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा हमारे पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम बात करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होता है, और पोलर सॉल्वेंट में ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्वेंट की दो कैटेगरी हो गई। अब जैसे कि मान लो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की हम बात करेंगे तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास एग्जाम्पल जो आ जाएगा, जो फेमस एग्जाम्पल है वही लिख रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं। तो फेमस हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि ये एक डाइपोल मोमेंट इसका 0 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं, और यहाँ पे बेंजीन अपना जो हो गया C6H6 यहाँ पे ये ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये तीन जो हमारे पास फेमस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CTC कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CTC है ना, CTC। कार्बन डाइसल्फाइड CDS, और यहाँ पे ये आपका बेंजीन, इसे तो आप जानते हैं। तो ये जो हमारे पास सॉल्वेंट बेटा हमने जो लिए हुए हैं ये यहाँ बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे बेटा तो पोलर सॉल्वेंट को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी कि पोलर सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं। पहला वाला जो एक होता है, नंबर ए हम बात करेंगे तो वो होता है पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं बेटा, पहले जो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और दूसरे जो होते हैं, नंबर हम 2 की बात करेंगे तो वो होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है बेटा? दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। पहला एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी कि पोलर सॉल्वेंट को ही दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया गया, एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरे होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं बेटा। इसको समझने के लिए आपको याद रखना होगा बेटा, जैसे पोलर प्रोटिक की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ओके? वाटर मॉलिक्यूल में हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन पर पार्शियली डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन पर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पे बेसिकली एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे है, तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट तो आएगा। भाई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं ना। डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूले की बात करेंगे तो म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Q इंटू डी होता है, Q इंटू डी, यानी कि चार्ज और इंटू डाइपोल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे चार्ज तो भाई है ही है, चार्ज है तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट तो कुछ ना कुछ आएगा।
लेकिन मैं बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करूँगा, तो यहाँ पे जो प्रेडिक्टेबल आयंस जो होंगे वो ये वाले होंगे। एक तो यहाँ पे मिलेगा OH नेगेटिव और दूसरा यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको H पॉजिटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि H+ आयन जो होता है, इस पर्टिकुलर आयन को बेटा कहा जाता है प्रोटॉन। क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहते हैं बेटा इसे। तो आपने ये देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर तो है। पोलर क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पर डाइपोल्स प्रेजेंट हैं। डाइपोल्स यानी कि 2 पोल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सॉल्वेंट है ये प्रोटॉन को लॉस कर सकता है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन अवेलेबल है। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास प्रोटॉन अवेलेबल हो और जो पोलर भी हो, तो ऐसे सॉल्वेंट को कहा जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास प्रोटॉन हो, प्रोटॉन अवेलेबल हो देने के लिए, और साथ ही साथ वो पोलर भी है, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है? ऐसे ही हम यहाँ बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल और भी है, अमोनिया मॉलिक्यूल और आ जाता है। अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला हम जानते हैं NH3। ठीक है, अमोनिया की जो प्रेडिक्टेबल जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है और इस पर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम इसके बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करते हैं तो एक बात कन्फर्म है कि यहाँ से 2 आयन मिलने वाले हैं। कौन कौन से आयन मिलेंगे? एक तो सर यहाँ पे मिलेगा आपका NH2 नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। तो आप देखिए कि अमोनिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अमोनिया भी एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके पास यहाँ पे पोल्स तो थे, डाइपोल्स थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे, और ये साथ ही साथ प्रोटॉन भी इसके पास अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट रहेगा ये यहाँ पे कहलाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, सेकंड एग्जांपल के लिए बात करते हैं जो पोलर हैं लेकिन अप्रोटिक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 और यहाँ पे C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। दिस इज द एसीटोन मॉलिक्यूल, है ना। अगर हम एसीटोन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है ना बेटा। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा। ये मॉलिक्यूल भी पोलर थे और ये भी पोलर है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है जिसे यहाँ पे डोनेट कर सकें। एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GOC में पढ़ाई जाती है आपको, और वो ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली नॉन पोलर नेचर का होता है। मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता हाइड्रोजन पे और यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पे अगर इंडक्टिव फैक्ट की बात करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का इंडक्टिव फैक्ट 0 माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों को डाउट आ रहा हो कि सर यहाँ पे कार्बन के पास भी तो 3 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन दे दीजिए, H+ आयन निकाल दीजिए, लेकिन ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कोई भी डीलोकलाइज नहीं होते एज अ प्रोटॉन। यानी कि अगर हाइड्रोजन का एटम कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर कार्बन से अगर वो जुड़ा हुआ है, तो प्रोटॉन की फॉर्म में डीलोकलाइज नहीं होता है, मतलब उसे डोनेट नहीं कर सकते। तो एक बात कन्फर्म है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हम बात करेंगे कि वो पोलर है लेकिन उसके पास प्रोटॉन देने के लिए नहीं है। इसके लिए मतलब ये हो गया कि ये जो है वो एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास एसीटोन हो ही गया। एसीटोन के अलावा कुछ एग्जांपल और भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाता है DMF आ जाता है, डाई मिथाइल फॉर एमाइड आ जाता है, और यहाँ पे DMSO आ जाता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड आ जाता है, और एक हमारे पास DMA यहाँ पे आ जाता है ना, डाई मिथाइल एसीटामाइड DMA। तो ये भी कुछ एग्जांपल जो हैं बेटा ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं। तो इस स्लाइड पे हमने हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी सॉल्वेंट्स यूज़ होंगे उन सारे सॉल्वेंट को एक ब्रीफ स्टडी यहाँ पे की है। तो आपको याद रखना होगा कि सॉल्वेंट की मेनली 2 कैटेगरी होती हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए डाइपोल मोमेंट 0 होता है। मेन एग्जांपल हमारे पास हैं CCl4, CS2 एंड बेंजीन। और पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो 2 कैटेगरी होती हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल के अंदर और अवेलेबल प्रोटॉन होता है डोनेट करने के लिए। अप्रोटिक में क्या होता है कि पोलैरिटी तो होती है लेकिन
जो डोनेट करने के लिए जो प्रोटॉन होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो आई होप कि आपको सॉल्वेंट के बारे में सारा आइडिया हो गया है। और भी डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट और मिलेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना बेटा, याद रखो कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो रिएक्टेंट जो होते हैं और जो रिएजेंट होते हैं उनकी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको याद रखना होगा कि मॉलिक्यूल्स में जो पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। मतलब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको याद रखना होगा कि वहाँ पे ओल्डर बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। हमेशा याद रखो, याद रखना होगा, की पॉइंट के रूप में आपको याद रखना होगा कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में याद रखना है कि जो ओल्डर बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, ओल्डर बॉन्ड्स यानी कि पुराने केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो यहाँ पे डिसोसिएट होते हैं या फिर ब्रेक होते हैं। पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो तो बेटा ब्रेक होते हैं, और यहाँ पे नए बॉन्ड जो होते हैं, न्यूअर बॉन्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन की स्टडी चल रही है और सर ने कहा कि उस रिएक्शन में पुराने बॉन्ड ब्रेक होकर के नए बॉन्ड बनते हैं, तो हमें बॉन्ड का ब्रेक करना और बनाना भी तो आना चाहिए फिर, है ना। तो पहले हम बॉन्ड ब्रेक करने के बारे में सीखेंगे और अगली स्टेज पर बॉन्ड बनाने के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं कि बॉन्ड ब्रेक कितनी तरह से होता है, वो सीखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑल रिएक्शन आर इनिशिएटेड विद द बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी कि हर एक रिएक्शन की शुरुआत बॉन्ड के डिसोसिएशन से होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन दो तरह का होता है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन और दूसरा होता है हेटेरोटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन और हेटेरोटिक बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जो है वो क्या होता है, इसके बारे में बेटा बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में एक बात अच्छे से जान लेनी होगी, और वो ये है कि ये जो वर्ड होमोलिटिक यहाँ पे लिखा जाता है, होमोलिटिक का सीधा सीधा जो मतलब होता है वो होता है इक्वल। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम सपोज करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था ए बी टाइप का, ए और बी टाइप का कोई भी एक मॉलिक्यूल था इस तरह से। ठीक है, अब आपको हमेशा याद रखना होगा, जैसे कि हमने 11th की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, कि ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसे बनता होगा। तो ऐसे बनता होगा कि ए और बी क्या करते थे, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को इक्वली यहाँ पे शेयर करते थे, और शेयर करने के बाद उन दोनों के बीच में यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन जाता है। तो हमें याद रखना होगा कि जब भी हम ए और बी के बीच में इस तरह का बॉन्ड यहाँ पे देखते हैं तो याद रखना होगा कि वहाँ पे बॉन्ड का मतलब देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को हम सपोज करके चलेंगे। तो बॉन्ड को केवल बॉन्ड की तरह मत देखो, बॉन्ड का मतलब वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका बॉन्ड डिसोसिएशन करना है। बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए कुछ इस तरह का यहाँ पे साइन होता है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन का साइन है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन जो करना है वो हमें किस तरह से करना है, वो हमें करना है होमोलिटिक करना है। कैसा करना है बच्चों, होमोलिटिक। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बॉन्ड डिसोसिएशन जो होने वाला है वो होमोलिटिक मैनर में होने वाला है। और होमोलिटिक में मतलब वो ये है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है वो कैसा करना है, इक्वली करना है। भाई उनका डिसोसिएशन जो करना है वो कैसा करना है, इक्वल करना है। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ए को मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाएगा। तो आपको एक बात तो पता ही होगा, किसी भी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रखे होते हैं, वो किसी भी एटम का जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल के अंदर रखे होते हैं। जैसे कि एक ए का ऑर्बिटल आ गया और यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर जो भी आया वो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हम बी की बात करेंगे तो बी का जो ऑर्बिटल होगा वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। तो कुछ इस तरह की स्पीसीज यहाँ पे आ गई। आप चाहो तो नहीं इस तरह से भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे ए और यहाँ पे एक डॉट, डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे डॉट ये आ गया। तो अब यहाँ से एक बात कंफर्म हुई कि जब भी होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होता है तो इससे यहाँ पे आपको क्या मिल के आता है, यहाँ पे मिलता है आपको द न्यूट्रल स्पीसीज, यानी कि यहाँ पे आपको न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म होती हैं।
न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है बेटा। और इन्हीं न्यूट्रल स्पीसीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तो अगर आपसे कभी भी आज के बाद ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द रेडिकल, तो आपको ध्यान रखना होगा रेडिकल्स आर द न्यूट्रल स्पीसीज, मतलब रेडिकल जो होते हैं वो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जिनका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद होता है। यानी कि जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो एक तरह के रेडिकल्स मिलते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज मिलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है इसके लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज़ द कंडीशन? कंडीशन ये है कि ऐसा केवल जब ही हो सकता है जब यहाँ पे बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बराबर हो, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? बराबर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं होगी तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक एग्जांपल डिस्कस हो रहा हो, जैसे कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें Cl एटम्स के बीच में इस तरह का केमिकल बॉन्ड है, तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन करोगे एक बात तो कंफर्म है ना। क्या कंफर्म है? कि भाई Cl और Cl के बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, पता है ना सभी को। तो यहाँ पे Cl और Cl के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होगा, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बात तो कंफर्म है कि इस वाले क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दूसरे क्लोरीन के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा जिससे कि यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, Cl.Cl, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिलेगा। तो इस तरह के बॉन्ड डिसोसिएशन को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, या फिर होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कहते हैं। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। नंबर 2, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, ये डिस्कस करने वाले हैं बेटा। हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, ये डिस्कस करेंगे बेटा। अब यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जो होता है इसका मीन यहाँ पे क्या होता है वो समझेंगे। व्हाट इज द हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन? इसका बेटा जो मीन है वो यहाँ पे ये है कि हेटेरोलिटिक का मतलब जो होता है वो ये होता है अनइक्वल होता है। क्या होता है बच्चों? अनइक्वल, यानी कि बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, क्या होगा वो समझते हैं। क्लियर है? देखो बेटा, मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ए और सिंगल बॉन्ड बी टाइप का कोई एक मॉलिक्यूल है। ओके, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन डिस्कस करना है। अब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो देखो बेटा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2 कंडीशन पॉसिबल है, और कौन कौन सी कंडीशन है वो देखो बेटा। पहली कंडीशन ये है, हो सकता है कि जो ए आइटम है ना बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है ना बेटा, है ना। और हो सकता है कि बी की जो नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ए से ज़्यादा हो। ये दोनों में से दोनों केस पॉसिबल है। तो पहला केस हम ये सपोज करके चलते हैं, मान के चलो कि जो ए एटम है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी एटम से ज़्यादा है। तो जब यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन होगा और उससे जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होंगे वो दोनों के दोनों किसके पास चले जाएंगे? ए के पास। तो यहाँ पे ए दिखाएंगे, ए की यहाँ पे लोब दिखाएंगे और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, और इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाएगा। एक नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो ए का ही है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। और बी की हम बात करेंगे तो बी की यहाँ पे जो लोब होगी वो कैसी रह जाएगी? खाली रह जाएगी, मतलब कि एम्प्टी हो जाएगी, और इस तरह से इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाली लोब को हम यहाँ पे एम्प्टी लोब या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल कहते हैं। दिस इज द एम्प्टी ऑर्बिटल। ओके, एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पे ये जो है फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब आपने देखा कि जब भी यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जब होता है, अगर हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे हुआ है हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसी मिली है और एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी मिली है। अगर हम केस नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करें और उसमें ये मान के चलें कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये मान के चलें, तो यहाँ पे ऊपर जो हुआ था उसके अपोजिट फिनोमेना यहाँ पे होगी कि ए की जो लोब है वो तो एम्प्टी हो जाएगी, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बी की जो लोब है वो फुली फिल्ड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बी की लोब में आ जाएंगे या बी के ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो वन टाइम फिर से यहाँ पे हम बात करेंगे। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द एम्प्टी ऑर्बिटल। ये यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब आपको बेटा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल जो होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी जो होती है, पॉजिटिव चार्ज है ना,
तो पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीसी जो होती है, इस स्पीसी को यहाँ पे कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसी जो होती है, इस स्पीसी को यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है और इसे जनरली E+ के सिंबल के द्वारा शो करते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी जो होती है, ये वाली नेगेटिव चार्ज स्पीसी जो होती है, इस स्पीसी को यहाँ पे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और इसे NU के सिंबल के द्वारा शो करते हैं, एक नेगेटिव दिखाते हैं और एक एक्स्ट्रा लोन पेयर दिखाते हैं। So this is basically all about the like heterotic bond dissociation. Heterotic bond dissociation बेटा ये वाला होता है, इस तरह के dissociation को heterotic bond dissociation कहते हैं। और यहाँ पे हमने सीखा कि जब भी heterotic bond dissociation होता है तो उसके बाद हमें दो चार्ज स्पीसी मिलती हैं, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन डिस्कस कर लिया कि बॉन्ड डिसोसिएशन किस तरह का होता है, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेटेरोटिक। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा।